हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। द लिविंग वर्ल्ड के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन को। लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक और उस ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने के लिए जो नेमिंग सिस्टम, जो नोमेनक्लेचर अपनाया गया है, उसके रूल्स और कौन सा नोमेनक्लेचर यानी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो अपनाया गया है वो डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है। आज इस लेक्चर में हम ऑर्गेनिजम्स को करेंगे क्लासिफाई। क्लियर है, तो स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन। सबसे पहले जानते हैं कि क्लासिफिकेशन होता क्या है। ठीक है, क्लासिफिकेशन होता क्या है। क्लासिफिकेशन तो देखो, क्लासिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स, ऑल ओवर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको कैरेक्टर्स की सिमिलरिटी के बेसिस पे अलग अलग कैटेगरीज में अरेंज करते हैं। ठीक है, समझ गए। तो देखो क्लासिफिकेशन क्या है। The arrangement of different organisms into different categories, according to similarity and dissimilarity. Dissimilarity of characters. According to similarity and dissimilarity of characters. क्लियर है, सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज करना, अरेंज करना, ये प्रोसेस क्लासिफिकेशन कहलाती है। समझ गए, ये प्रोसेस क्लासिफिकेशन कहलाती है। अब जब क्लासिफिकेशन को स्टडी करना है ना कि कैसे अरेंज किया जाए ऑर्गेनिजम्स को उनके कैरेक्टर्स के बेसिस पे अलग अलग कैटेगरीज में, तो हम बात करते हैं इस क्लासिफिकेशन से जुड़ी कुछ टर्म्स की। वो टर्म कौन कौन सी है? तो वो टर्म्स हैं, जैसे सबसे पहले बात आती है टेक्सोनोमी की। सबसे पहले बात आती है टेक्सोनोमी। ठीक है, टेक्सोनोमी क्या होती है? तो देखो टेक्सोनोमी है क्या। टेक्सोनोमी की अगर बात करें तो टेक्सोनोमी है, पहली बात तो ये टर्म दी गई थी, टर्म गिवन बाय कैंडोले, एपीडी कैंडोले। ठीक है, एपीडी कैंडोले, कैंडोले ने दी थी ये टर्म। साइंटिस्ट थे हमारे एपीडी कैंडोले, जिन्हें फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स बताया जाता है। इनके द्वारा दी गई थी टर्म टेक्सोनोमी। अब टेक्सोनोमी में बताया क्या गया था? टेक्सोनोमी में बताया क्या गया था, तो हम डेफिनेशन लिखेंगे, द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of identification, nomenclature and classification of organisms। तो देखो टेक्सोनोमी क्या है, ये वर्डिंग में इसलिए लिखा था कि समझ आ सके। वैसे समझने के लिए तुम लोग देखो टेक्सोनोमी का मतलब क्या है। ये साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग किसके बारे में स्टडी करते हैं? आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। एक ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफिकेशन से लेके उसके क्लासिफिकेशन तक जितने भी स्टेप फॉलो होते हैं ना, उन सब की स्टडी टेक्सोनोमी में की जाती है। क्लियर है, उन सब की स्टडी की जाती है टेक्सोनोमी में। क्लियर है ना, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ये टेक्सोनोमी है, ये है टेक्सोनोमी। चलो, ये टेक्सोनोमी टर्म थी। अब नेक्स्ट एक टर्म आती है, जैसे अगर तुम लोग कहो तो क्लासिफिकेशन की कैटेगरी, ठीक है,
CATAGORIES, कैटेगरीज ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में यूज होने वाली कैटेगरीज, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब क्लासिफिकेशन में यूज होने वाली जो हम कैटेगरी में अरेंज कर रहे थे ना ऑर्गेनिजम्स को, तो देखो ये कैटेगरीज क्या होंगी। कैटेगरीज को साइंटिफिकली हम लोग कहते हैं टेक्सा या फिर टेक्सोन। टेक्सोन, टेक्सा या फिर टेक्सोन बोलते हैं इन कैटेगरीज को, जिनके अंदर ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाएगा, जिनके अंदर ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाएगा। समझ रहे हो ना, जिनके अंदर ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाएगा उन कैटेगरीज को बोलते हैं टेक्सा या टेक्सोन। ठीक है, समझ गए। अब ये क्या है, ऑर्गेनिजम्स आर अरेंज्ड in these taxas, according to their related characters, अपने कैरेक्टर्स के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को इन टेक्सा या इन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। तो समझ आया क्लासिफिकेशन क्या होता है। फिर टेक्सोनोमी टर्म का मतलब क्या है, या टर्म किसने दी थी, और क्या टेक्सा क्या है, टेक्सा या टेक्सोन जो तुम लोग पढ़ते हो वो है क्या एक्चुअल में। कैटेगरी, ठीक है, वो है कैटेगरी। समझ गए। चलो लपेटो ये पॉइंट लपेटो, जल्दी से निपटाओ, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। हो गया। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। एक और ऐसी ही टर्म है जो हमें यहां देखने को मिलती है। देखो समझने की कोशिश करना, वो टर्म इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और उसके मीनिंग को समझने की कोशिश करना। अभी जो हम लोगों ने डिस्कस की टर्म टेक्सोनोमी टर्म काफी वाइड एक तरह से हम लोग कह सकते हैं ब्रांच है, जिसमें हम ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफिकेशन से लेकर के नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन यानी उसकी अरेंजमेंट तक को स्टडी करते हैं। ठीक है, उसको किस तरह से किन किन बेसिस पे उसे अरेंज किया गया है एक हायरार्की बना करके। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट जो टर्म है, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो यूज होती है कई बार, वो क्या है, वो टर्म है सिस्टमेटिक्स टर्म का मतलब क्या है। अब अगर टर्म सिस्टमेटिक्स की बात करें तो सबसे पहले तो ये टर्म किसने दी थी, गिवन बाय लीनियस। ठीक है, कैरोलस लीनियस, इन्हें ही कहा जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी एंड फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एंड टैक्सोनॉमी के फादर हैं कैरोलस लीनियस। ठीक है, और इन्होंने ही टर्म दी थी सिस्टमेटिक्स। अब सिस्टमेटिक्स का मतलब क्या होता है, देखो अगर सिस्टमेटिक्स के मीनिंग पर हम लोग जाएं तो सिस्टमेटिक्स होता है, सिस्टमेटिक्स में काउंट करेंगे टैक्सोनॉमी एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, देखो अगर किसी ऑर्गेनिजम्स की सिस्टमेटिक्स के हिसाब से स्टडी करनी है तो हम लोग क्या स्टडी करेंगे, उस ऑर्गेनिज्म की टैक्सोनॉमी एंड उस ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप दूसरे स्पीशीज के साथ। तो हम लोग एक तरह से कह सकते हैं टैक्सोनॉमी एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स
ऑर्गेनिजम्स की टेक्सोनोमी, टेक्सोनोमी में क्या क्या काउंट कर लिया हम लोगों ने, टेक्सोनोमी में हम लोग काउंट कर चुके हैं उसकी आइडेंटिफिकेशन से लेके नोमेनक्लेचर और उसकी क्लासिफिकेशन, ये सब उसकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के साथ, मतलब वो इवोल्यूशनरी टाइम पीरियड में कैसे रिलेट करता है दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ, इस बेसिस पे स्टडी करना सिस्टमेटिक्स कहलाती है। ठीक है, और इसी सिस्टमेटिक्स में लिनस ने कई सारी कैटेगरीज दी है, लिनस ने कई सारे टेक्सॉन या टेक्सा डिफाइन किए हैं। तो देखो हम लोग बात करेंगे टेक्सा गिवन बाय लिनस। लिनस के दिए हुए टेक्सा कौन कौन से हैं, तो लिनस ने इंट्रोड्यूस किया था टेक्सा जीनस, जीनस भी एक टेक्सा है क्योंकि एक कैटेगरी तो है जिसमें ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता है, स्पीसीज, ऑर्डर, क्लास एंड वैरायटी। समझ गए, वैरायटी। जीनस, स्पीसीज, ऑर्डर, क्लास एंड वैरायटी, ये टेक्सा दिए गए थे लिनस के द्वारा। ठीक है, कार्लस लिनस ने दिए थे जीनस, स्पीसीज, ऑर्डर, क्लास और वैरायटी जैसे टेक्सा। इन्होंने बताया था कि इन टेक्सा में हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए, क्लियर है ना। अब देखो नेक्स्ट, ये तो इनके द्वारा दिए गए टेक्सा थे। ठीक है, अदर टेक्सा जो आजकल हम लोग पढ़ते हैं, वो टेक्सा कौन कौन से ऐड किए गए हैं, जैसे सबसे बड़ा टेक्सा है किंगडम। ठीक है, किंगडम ऐड किया गया है, इनके बाद फिर फाइलम ऐड किया गया है, और फैमिली को ऐड किया गया है टेक्सा में। तो ये टेक्सा और जोड़े गए हैं। अब देखो किंगडम, फाइलम, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ऑर्डर, क्लास और वैरायटी। ठीक है, अब ये सारे टेक्सा है, ये सारी कैटेगरीज है जिनमें ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता है। समझ गए, ये सारे वो टेक्सा हैं जिनमें ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता है उनके कैरेक्टर्स की सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेसिस पे। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो देखो इनमें से ये टेक्सा लिनस के दिए हुए हैं और ये बाद में ऐड किए गए अदर टेक्सा हैं। क्लियर है, तो ये बात हुई सिस्टमेटिक्स की, और ये 2 पॉइंट टेक्सा से रिलेटेड थे। समझ गए, हम लोगों ने यही लपेट लिए। जल्दी से निपटाओ, वीडियो को पॉज करो, पॉइंट नोट डाउन करो या स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करना है। ठीक है, हो गया क्या? चलो अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये बात थी सिस्टमेटिक्स की, जिसमें हम ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफिकेशन, उसके नोमेनक्लेचर, उसके क्लासिफिकेशन से लेकर के उसकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप तक को स्टडी करते हैं। ठीक है, उसकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी स्टडी की जाती है। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, ये जो टेक्सा हमारे पास आए हैं ना, अलग अलग कैटेगरीज, इन कैटेगरीज की एक फिक्स या अरेंज्ड एक मैनर है, वो डिसाइड कर लेते हैं, वो देख लेते हैं क्या है, यानी जिसको हम टेक्सोनोमिक हायरार्की बोलते हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? टेक्सोनोमिक हायरार्की। टेक्सोनोमिक हायरार्की, देखो इसमें टेक्सा का अरेंजमेंट किस तरह से है? 2 तरह से हम टेक्सा को अरेंज कर सकते हैं, या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अब अरेंज करेंगे तब तुम लोग देखो अरेंजमेंट होगी। सबसे ऊपर सबसे बड़ा, सबसे हाईएस्ट टेक्सा किंगडम लेते हैं, किंगडम। ठीक है, किंगडम बना हुआ है मिलकर के फाइलम से, काफी सारे फाइलम मिलकर के किंगडम बनाते हैं। ठीक है, फिर फाइलम बनता है काफी सारी क्लासेज से, क्लासेज मिलकर के बनाती है
ऑर्डर से, ठीक है। ऑर्डर बनता है फैमिलीज से मिलकर के, सारी फैमिलीज मिलकर के ऑर्डर बनाती हैं। फैमिली कैसे बनती है, अब बात करते हैं फैमिली कैसे बनती है। तो फैमिली बनती है काफी सारे जीनस को कंबाइन करके काफी सारे जीनस को कंबाइन करके। अब जीनस कैसे बनता है, जीनस बनता है स्पीसीज की कॉम्बिनेशन से, ठीक है। तो देखो हम लोग इसे असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में। मैं नीचे से की तरफ सबसे लोवेस्ट टेक्सा से लेकर के सबसे हाईएस्ट टेक्सा की तरफ, लोवेस्ट स्पीसीज है, हाईएस्ट किंगडम है, ठीक है। अब फाइलम में एनिमल किंगडम को डिस्कस कर रहा हूं। अगर प्लांट ये है टेक्सोनोमिक हायरार्की, क्लियर है, यानी अरेंजमेंट ऑफ टेक्सा फ्रॉम लोअर टेक्सा टू हायर टेक्सा, ठीक है, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर में हो चाहे वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, समझ रहे हो ना। अब इनके स्पेसिफिकेशंस क्या होंगी कि किंगडम एक ऐसा टेक्सा है जिसके अंदर जितने भी शामिल हैं बहुत कम सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे, बहुत कम सिमिलर कैरेक्टर। तो मैं कैसे लिख सकता हूं इसे, ये हाईएस्ट टेक्सा है, ठीक है, और ये टेक्सा है, मोस्ट डाइवर्स टेक्सा है, मोस्ट डाइवर्स टेक्सा है, यानी सबसे ज्यादा चीज देखने को मिलेंगी, ठीक है, क्योंकि सभी को अब जितने ज्यादा नंबर बढ़ेंगे उतने कम होंगे सिमिलर कैरेक्टर्स, जितने ऑर्गेनिजम्स बढ़ेंगे सिमिलर कैरेक्टर्स की उतनी ही ज्यादा कमी आएगी, ठीक है, समझ रहे हो। और स्पीसीज, स्पीसीज को क्या कह सकता हूं, स्पीसीज लोवेस्ट टेक्सा है, ठीक है, लोवेस्ट टेक्सा सबसे नीचे वाला टेक्सा है, ठीक है। और यहां नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स, सिमिलर कैरेक्टर्स क्या होंगे, मैक्सिमम होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स। सिमिलर कैरेक्टर्स सबसे ज्यादा होंगे कहां, स्पीसीज में, कहां होंगे, स्पीसीज में, समझ गए। ये स्पीसीज की कैरेक्टरिस्टिक है, ये स्पीसीज की कैरेक्टरिस्टिक है। तो सबसे लोवेस्ट टेक्सा से सबसे हाईएस्ट टेक्सा की तरफ जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या होगा, तो क्या होगा जब लोवेस्ट टेक्सा से हाईएस्ट टेक्सा की तरफ चलेंगे, when we move from lowest taxa to highest taxa, लोवेस्ट टेक्सा से हाईएस्ट टेक्सा की तरफ चलेंगे हम लोग। तो इससे क्या होगा बताओ बुढ़बो को, हाईएस्ट टेक्सा की तरफ चलेंगे तो क्या होगा, देन क्या होता है फिर, देन नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स decreased gradually, ठीक है, डिक्रीज्ड ग्रेजुअली। क्या होता है कि जब हम लोवेस्ट टेक्सा से हाईएस्ट टेक्सा की तरफ जाते हैं, यानी स्पीसीज से किंगडम की तरफ जा रहे हैं, तो देखो स्पीसीज लोवेस्ट टेक्सा, किंगडम हाईएस्ट टेक्सा, स्पीसीज में मैक्सिमम नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर होते हैं। तो धीरे धीरे जीनस में उससे थोड़े से कम सिमिलर कैरेक्टर दिखेंगे, फिर फैमिली में उससे थोड़े से कम सिमिलर कैरेक्टर, फिर ऑर्डर में उससे कम, क्लास में उससे कम, और फाइलम में उससे कम, और किंगडम में सबसे कम सिमिलर कैरेक्टर होंगे।
तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की में, हमें सिमिलर कैरेक्टर्स के नंबर घटते हुए मिलते हैं। और इसका अपोजिट कर दो, व्हेन वी मूव फ्रॉम हाईएस्ट टेक्सा टू लोएस्ट टेक्सा, नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स इंक्रीज्ड ग्रेजुअली, ग्रेजुअली सिक्वेंशियल रूप से इंक्रीज होते रहते हैं। किस चीज क्या इंक्रीज होते रहते हैं? नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स। ठीक है, जल्दी से ये पॉइंट नोट डाउन करो वीडियो को पॉज करके, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। जल्दी नोट डाउन करो। हो गया? ये थी टेक्सोनोमिक हायरार्की, ये थी टेक्सोनोमिक हायरार्की। अब इसके हर एक स्टेप को हमें अच्छी तरह डिस्कस करना है। ठीक है, तो हम असेंडिंग ऑर्डर में चले हैं ना, चढ़ते क्रम में सबसे लोवेस्ट टेक्सा से सबसे हाईएस्ट टेक्सा की तरफ। तो स्टडी भी उसी तरह से कर लेते हैं, सबसे लोवेस्ट टेक्सा सबसे पहले और सबसे हाईएस्ट टेक्सा सबसे बाद में। ठीक है, चलो तो देखो, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट टेक्सा स्पीसीज के बारे में, स्पीसीज के बारे में। अब देखो बात क्या होती है जब स्पीसीज को डिस्कस करते हैं। पहली बात, टर्म किसने दी थी? टर्म स्पीसीज किसने दी थी? टर्म गिवन बाय, ये टर्म दी थी जॉन रे। जॉन रे ने दी थी टर्म स्पीसीज। ठीक है, जॉन रे ने दी थी टर्म स्पीसीज। अब स्पीसीज का जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, स्पीसीज का जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? गिवन बाय, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दिया था अर्नेस्ट मेयर ने। स्पीसीज का बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दिया था अर्नेस्ट मेयर ने, और अर्नेस्ट मेयर को ही 20th सेंचुरी का डार्विन माना जाता है। डार्विन, चार्ल्स डार्विन जो थे वो तो 19th सेंचुरी में थे। ठीक है, अब जो चल रही है वो 21st सेंचुरी है। ठीक है, तो 19th सेंचुरी में चार्ल्स डार्विन थे, इन्होंने इतनी डिस्कवरीज की, इतने लॉज दिए, इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस दी। ठीक है, उसके बाद इसी फील्ड में, बायोलॉजी की ही फील्ड में इतनी ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन 20th सेंचुरी में दी थी अर्नेस्ट मेयर ने। तो इन्हें भी कहा जाता है डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। क्लियर है? इन्होंने बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दिया था स्पीसीज का, स्पीसीज का बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दिया था। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या है अगर हम डिस्कस करें तो, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था कि this is the group of related organisms this is the related group of related organisms which are capable of interbreeding in nature and produce fertile offsprings. बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में क्या बताया गया? देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में अर्नेस्ट मेयर ने क्या समझाने की कोशिश की थी कि स्पीसीज ऐसे क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है, ठीक है, क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है जो इंटरब्रीड कर सकते हैं नेचुरली इंटरब्रीड कर सकते हैं, इंटरब्रीडिंग की कैपेसिटी प्रेजेंट है नेचुरली, ठीक है, और प्रोड्यूस करते हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। तो यहां तुम्हें जो टर्म्स इंपॉर्टेंट दिखी है वो देख लो। पहली बात की ये रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स, मैं मोर करेक्ट कहूंगा तो ये क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म है, क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म। पहली चीज जो इंपॉर्टेंट दिखी यहां
सेकंड इंपॉर्टेंट टर्म है इंटरब्रीडिंग इन नेचर, नेचुरली इंटरब्रीड कर सकते हो, ठीक है, और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकते हो। तो इनके बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में हमें 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स या 3 इंपॉर्टेंट लाइन देखने को मिलती है, 3 इंपॉर्टेंट लाइंस देखने को मिलती है अर्नेस्ट मेयर के द्वारा दिए गए बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में, जो स्पीसीज के लिए था, ठीक है, समझ गए। स्पीसीज के लिए दिया गया बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में 3 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हमें देखने को मिलती है, ठीक है, और ये टर्मिनोलॉजी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिलेट करती है। अब हम लोग समझेंगे कैसे रिलेट करती है। तो देखो ऑर्गेनिजम्स स्पीसीज में वो काउंट किए जाएंगे इस ग्रुप में, उन ऑर्गेनिजम्स को इस टेक्सा में, इस कैटेगरी में उन ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज किया जाएगा, रखा जाएगा, अरेंज किया जाएगा जो क्लोजली रिलेटेड होंगे कैरेक्टर्स के बेस पे, यानी सिमिलर कैरेक्टर्स मैक्सिमम होंगे, ठीक है। सेकंड, इंटरब्रीड कर सकते हो नेचुरली, और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकते हो, ये स्पीसीज होगी, ठीक है। इन मेंबर्स को हम एक स्पीसीज कहेंगे। अब बात करते हैं कि इस बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट की एक्सेप्शंस क्या थी। इसकी कुछ एक्सेप्शंस थी, इसकी कुछ एक्सेप्शंस देखने को मिली हमें बाद में। वो एक्सेप्शंस क्या थी? एक्सेप्शंस इंपॉर्टेंट भी हैं। देखो एक्सेप्शंस, पहला तो हम एक्सेप्शन देख लेते हैं इन नेचर। नेचर में एक्सेप्शन, नेचर में 2 इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन देखने को मिलती है। एक को तो हम कहते हैं म्यूल, एक को हम कहते हैं हिनी, ठीक है, म्यूल और हिनी। ये देखो ये कैसे ऑर्गेनिज्म है, ये कैसे ऑर्गेनिज्म है, ये 2 क्लोजली रिलेटेड, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स के इंटरब्रीडिंग में, नेचुरली इंटरब्रीडिंग से प्रोड्यूस हुए ऑफस्प्रिंग है। बट इसका एक्सेप्शन है क्योंकि ये फर्टाइल नहीं होते, ये स्टेराइल होते हैं, ये स्टेराइल होते हैं, ये स्टेराइल है, ये भी स्टेराइल है, ठीक है, दोनों के दोनों स्टेराइल है। तो ये एक्सेप्शन हो गए ना, एक्सेप्शन हो गए। अब सेकंड जो आर्टिफिशियली यानी इनकैपिटिवेट या इनकैपिटिवेशन कह सकते हैं हम लोग, यानी आर्टिफिशियली हम लोग ऐसे ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करवाएं जो इसके एक्सेप्शंस हों, ठीक है, क्योंकि वो एक्सेप्शंस किस बेसिस पे होंगे वो देख रहे हैं हम लोग। इनमें एक तो आता है टाइगोन और एक आता है लाइगर, टाइगोन और लाइगर। अब तुम लोग समझना कि ये कैसे बनाए गए हैं, आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किए गए स्पीसीज है ये, ठीक है, नई स्पीसीज कैसे बनाई गई। टाइगोन बनाया जाता है मेल टाइगर और इसके साथ वेटिंग करवाई जाती है फीमेल लॉयन की, जिसको हम बोलते हैं लॉयनस, ठीक है। और लाइगर बनाया गया है मेल लॉयन, उसको फीमेल टाइगर यानी टाइग्रिस के साथ मैटिंग करवाई गई, उससे बना लाइगर, और टाइगर और लायन से बना टाइगोन, ठीक है। ये दोनों आर्टिफिशियली बनाए गए हैं। बट देखने वाली बात ये पता चलती है कि ये दोनों के दोनों जो प्रोड्यूस हुए हैं, ये दोनों के दोनों फर्टाइल हैं। अब तुम लोग कहोगे कि सर एक्सेप्शन कैसे है, तो तब से मैं एक्सेप्शन ही तो बता रहा था। ये स्पीसीज हैं बट ये आर्टिफिशियली इनकैपिटिवेशन, इसीलिए तो लिखा है इनकैपिटिवेशन, आर्टिफिशियली बनाए गए हैं, हम लोगों ने बनाया इन्हें। नेचर में इनकी इंटरब्रीडिंग नहीं होती, नेचर में कोई शेर किसी टाइगर के पास जाके लाइन नहीं मारता, ठीक है, वो तो हम लोगों ने करवाए ये कांड। नहीं, समझ गए, चेक करने के लिए अपने को चुल थी, इसलिए ये 2 पैदा हुए, समझ गए, क्लियर है ना। और ये नेचुरली पैदा होते ही हैं, समझ रहे हो। अब तुम लोग कंफ्यूज मत हो जाना, म्यूल और हिनी में डिफरेंस क्या है। म्यूल और हिनी का डिफरेंस मैं यहां क्लियर कर देता हूं, समझ रहे हो, दिख रहा है ना। हाँ, म्यूल और हिनी में डिफरेंस क्या है। म्यूल हिनी, देखो म्यूल कैसे प्रोड्यूस होता है और हिनी कैसे प्रोड्यूस होती है। म्यूल प्रोड्यूस होता है जब मेल डोंकी
के साथ मैटिंग करवाई जाए, किसकी? फीमेल हॉर्स की, ठीक है, फीमेल हॉर्स की। और इसी तरह हिनी प्रोड्यूस होती है जब मेल हॉर्स के साथ मैटिंग करवाई जाए फीमेल डोंकी की, फीमेल डोंकी की। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत हो जाना कभी म्यूल और हिनी में। और दोनों के दोनों स्टेराइल होते हैं, ठीक है, जो हम देख चुके हैं। ये एक्सेप्शंस हैं बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, यानी स्पीसीज की एक्सेप्शन है। अर्नेस्ट मेयर ने जो स्पीसीज बताई उसकी एक्सेप्शंस है ये। क्लियर है? मैं साइड हो जाता हूं, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और पॉइंट नोट डाउन कर लो। क्लियर है? हो गया? चलो, ये बात हुई पहला